हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग अपना गणित वाला जो है भाग नंबर 3 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। भाग 1 और भाग 2 वाले वीडियो में हम लोग 1.1 प्रश्नावली को कवर किए थे। तो आज हम लोग का ये पार्ट नंबर 1 जो है अध्याय 1 ये समाप्त होने वाला है। इसी वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि इसमें 3 ही प्रश्न है और ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट का समझिए कि यही मेन प्रश्न है। इसी से जो है एग्जाम में जो है आपका 4 अंक पूछा जाता है और 2 अंकों के क्वेश्चन और 4 अंकों के क्वेश्चन इसी प्रश्नावली से आते हैं। बस उसमें क्या किया जाता है, राशि को चेंज कर दिया जाएगा। जो राशि है, जो क्वांटिटीज है, उसको चेंज कर देते हैं, बाकी चीजें वैसे ही होंगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 ही प्रश्न है। 3 ही प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग इसी वीडियो में इसको पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं और आपने भी उस प्रश्नावली को देखा होगा, तो आप प्रश्नावली से परिचित होंगे और आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और वह भी अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोग ये पढ़ते थे कि ये अपरिमेय संख्या की पहचान पढ़ते थे, यानी कि हमें पता है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ने वाले कि अपरिमेय संख्या को कैसे हम सिद्ध करें और अपरिमेय संख्या के साथ जो संक्रियाएं होती हैं उन संक्रियाओं को कैसे हम लोग, यानी कि जैसे कि अपरिमेय संख्या के साथ गुणा हो गया, भाग हो गया, जोड़ हो गया और घटाना हो गया, तो परिणाम के रूप में जो प्राप्त होता है वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिद्ध करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने बताया कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा थ्योरिकल होता है और इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें आप पेशेंस बना के रखेंगे, धैर्य को छोड़ेंगे नहीं कि पहले अरे इतना लिखना पड़ रहा है, ऐसे करेंगे तो सवाल जो है लग नहीं पाएंगे और 4 नंबर आपके परीक्षा में छूट जाएंगे। और आपको बताने की जरूरत नहीं कि 4 नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरत है उसकी। एक एक नंबर से जो है हमारा रिजल्ट जो है बनता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका देखेंगे क्या है। तो हल में हम लोग देखेंगे, तो जो भी अपरिमेय संख्या को हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करने के लिए जाएं तो ठीक उसके विपरीत हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, परिमेय है। हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम इसके विपरीत मानेंगे क्या है, ये अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, यानी कि हमारी ये क्या होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। तो लिख लेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता क्या हो रही है, हमारी मान्यता ये हो रही है कि माना करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि हम मान रहे हैं कि करड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसे a/b के रूप में या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे हर जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है और अंश और हर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तब a/b बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में 5। आप बात को समझ पा रहे होंगे कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b बराबर करड़ी में 5 लिख सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे कोष्टक में, जहां b नॉट इक्वल टू क्या है, 0 कामा, फिर लिख देंगे a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या नहीं, पूर्णांक लिखेंगे, सअभाज्य पूर्णांक है। जैसे कि हमने ये माना कि जैसे कि परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। b क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b जो है 0 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद a और b, यहाँ पर b भी बनाएंगे। a और b क्या है, सअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, सअभाज्य पूर्णांक। तो सअभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि
इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि ए और बी को कोई संख्या नहीं है, काट नहीं रही है। जैसे कि मान लीजिए हम लिखे 3/5, तो 3/5 क्या है? सौभाज्य, यानी कि 3 और 5 को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काटेगा, यानी कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसी तरह से ए और बी क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी कि किसी संख्या से कट नहीं रही है। सौभाज्य का मतलब यही होता है, और पूर्णांक का तो मतलब आप समझ रहे हैं। तो ऐसा कर लेंगे, फिर इसके बाद बी को पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर करड़ी में 5b। बात समझ पा रहे होंगे आप? b को मैंने पक्षांतर किया तो यहाँ पे भाग था, तो यहाँ पे क्या हो गया? गुणा हो गया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे? करड़ी से 5 को क्या करेंगे? हटाने का प्रयास करेंगे। करड़ी से 5 हम हटाएंगे, तो जैसे ही करड़ी से 5 हटाएंगे तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तभी हट सकता है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे a का वर्ग बराबर 5 और यहाँ पर हो जाएगा b का वर्ग, क्योंकि दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग करेंगे तो a², करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, b का वर्ग करेंगे b² हो जाएगा। और यहाँ पे कोष्टक में साइड में लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे और इसे मान लेंगे ये समीकरण नंबर जो है 1 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का हमने क्या किया? यहाँ पे वर्ग कर दिया और समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि 5 जो है a² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6, तो 6 को हम तोड़े तो 2 × 3, यानी कि 6 के गुणनखंड क्या है? 2 × 3, यानी कि 6 के जो गुणनखंड है 2 × 3 वो 6 के बराबर है। तो 6 के बराबर है तो 2 भी 6 को विभाजित कर रहा है और 3 भी क्या कर रहा है? 6 को विभाजित कर रहा है। तो ठीक इसी के रूप में यहाँ पे ये जो है समीकरण नंबर 1 है, ये a² को जो है 5 भी विभाजित करेगा और b² भी विभाजित करेगा। तो हम अंक को लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 2 इंगित कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है? कि a² जो है 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है? विभाज्य। a² क्या है? 5 से विभाज्य है। तो जब a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि जिसका वर्ग 5 से विभाज्य होगा और वो संख्या भी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए a भी जो होगा a 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो इस तरह से समीकरण नंबर 1 से हमें यह ज्ञात होता है कि जो है a जो है 5 से क्या है? विभाज्य। समीकरण नंबर हमें यह ज्ञात कराता है कि a जो है किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 1 मिनट। हाँ, अगला हमारा जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा, हम मान लेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर 5c। जैसे हम ये कहें कि 6 जो है किससे विभाज्य है? 6 विभाजित हो रहा है 2 से, यानी कि 6 विभाजित हो रहा है 2 से, तो 2 में किसी ना किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तभी तो ये बराबर होंगे। बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 6 को जो है विभाजित कर रहा है 2, यानी कि 6 जो है 2 से विभाज्य है, तो 2 में किससे, यानी कि एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, ऐसी पूर्णांक से गुणा करेंगे जो गुणनफल के रूप में ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो उसी तरह से यहाँ पे a जो है 5 से विभाज्य है, तो 5 में हम c से ऐसा पूर्णांक से गुणा करेंगे जो a के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो वही हम माने हैं a बराबर क्या है? 5c। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक, यानी कि c को हमने क्या लिया? एक पूर्णांक लिया है। जहां c क्या है? एक पूर्णांक है। तो अब जो है c एक पूर्णांक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब समीकरण 1 में a का मान, यानी कि a का मान हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 5c रखने पर। आप इस प्रश्न से घबराइए मत, आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, धीरे धीरे आप इसको समझिए।
और जब समझ जाएंगे तो इसको फराटेदार 2 से 3 मिनट में इसको लगाकर खत्म कर देंगे। तो समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, ए का मान हम क्या कर रहे हैं 5c रखने पर, तो जैसे ही ए का मान 5c रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 आप देख रहे हैं ये है समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे ए का मान क्या रखना है 5c, तो यहाँ पे हो जाएगा 5c और पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग बराबर ये है आपका 5b का वर्ग। तो जैसे ही 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, तो 25 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 5 और यहाँ पे क्या बच जाएगा c² और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका b²। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2 हमें क्या बताना चाहता है, तो समीकरण नंबर 2 हमें ये बताना चाहता है कि ये जो 5c का वर्ग बराबर b² है, तो यानी कि 5 जो है b² को भी विभाजित कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के लिए हम लोग देखे हैं a² को 5 विभाजित कर रहा है इस पक्ष में, तो इधर जो है 5 जो है b² को भी तो विभाजित कर रहा है। तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से नहीं ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये समीकरण इंगित कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है कि b² 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है। अगर b² 5 से विभाज्य है तो इसलिए क्या हो जाएगा b जो है 5 से विभाज्य होगा, b भी क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य है, तो b भी हमारा क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, समझते होंगे इसको कि जब b² 5 से विभाज्य है तो b भी क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। अब हमें क्या निष्कर्ष क्या मिलता है, पूरा ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से ये निष्कर्ष मिलता है, समीकरण नंबर का ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि a जो है क्या है 5 से विभाज्य है, और समीकरण नंबर 2 में ये निष्कर्ष निकला b जो है 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि a को जो है 5 विभाज्य कर रहा है, b को भी विभाज्य कर रहा है, तो हम यहाँ पे हमारी मान्यता ये है कि a और b क्या है सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य का मतलब यानी कि इनके बीच में कोई गुणनखंड नहीं है, a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल कर आता है कि a और b दोनों 5 से विभाज्य होने वाले हैं। तो इसका मतलब 5 क्या है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a व b 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो a और b क्या हो गए 5 से विभाज्य है। तो जैसे ही a और b 5 से विभाज्य है वैसे ही क्या हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा। क्या विरोधाभास हो जाएगा कि क्योंकि हम इसको सअभाज्य माने और यहाँ पे क्या है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो लिखेंगे इसलिए a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए क्या हो गया a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी मान्यता क्या हो जाती है, हमारी मान्यता गलत हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत होती है, अतः हमारी मान्यता गलत होती है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या हो जाती है, गलत हो जाती है कि करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप ये देखने का प्रयास करेंगे कि किताब में इसको बहुत बड़ा करके लिखता है,
इसमें भाषा जो है बहुत ज़्यादा करके लिखता है, और हम आपको प्रयास किए हैं कि कम से कम भाषा में हम लिखें ताकि आपको परीक्षा में लिखने में आसानी हो जाए और आपको दिक्कत का सामना न करना पड़ जाए, क्योंकि भाषा में काफ़ी बच्चे उलझ जाते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा और बहुत ज़रूरी बातें लिखनी है। जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इसको आप काट नहीं सकते, क्योंकि इसी से पूरा यानी कि सिद्ध होता है, बताया जाता है। तो एक बार मैं प्रयास करूंगा फिर से समझाने का। अभी मुझे समझाने में इतना समय लगा है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हो, बार बार इसको देखो, समझो और समझ जाओ, क्योंकि ये 4 अंक का परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। तो यहाँ पे इसको आप समझेंगे और इसी तरह से भाषा में लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक जो है 4 अंक आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा एक बार संक्षिप्त रूप में एक बार इसको मैं और समझा दूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करना है कि कर्ण 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करके दिखलाना है। तो हम इसके ठीक विपरीत मान लेंगे कि माना कर्ण 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक इसका अपोजिट हम मान लेंगे कर्ण 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जैसे ही परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अंश को हमने a लिया और हर को क्या ले लिया, b ले लिया। तो कर्ण 5 को a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। तो जहां पे b क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। और a और b जो है क्या है, 100 अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि a और b का कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर उसके बाद हमने b को पक्षांतर कर दिया, और जैसे ही हमने b को पक्षांतर किया, 1 मिनट, जैसे ही हमने b को पक्षांतर किया वैसे ही क्या मिलकर आता है, समीकरण नंबर, ये समीकरण का रूप ऐसे हो जाता है, यानी कि a बराबर कर्ण 5 b हो जाएगा। और a बराबर कर्ण 5 b हो जाएगा तो कर्ण 5 को हमें क्या करना है, हटाना है। तो कर्ण 5 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, b का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कोष्टक में हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये जो समीकरण का रूप है इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो इस समीकरण नंबर 1 से ये पता चलता है कि a स्क्वायर को जो है 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जब a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो a को भी तो 5 विभाजित करेगा, इसलिए हमने लिख दिया a 5 से क्या है, विभाज्य है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि a जो है 5 से विभाज्य है। फिर उसके बाद से a को मैंने मान लिया कि क्या है, 5c, एक ऐसा c मैंने पूर्णांक लिया, 5 से उसमें गुणा कर दिया तो हमें a का बराबरी राशि मिल गई, जहां पे c क्या एक पूर्णांक है। तो हम क्या किए हैं, अब समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर तो जैसे ही समीकरण 1 में हम लोग a का मान यानी कि 5c रखे हैं, वैसे समीकरण का रूप इस तरह से बनकर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, तो 1 जहाँ पे हमें 5c रखना है उसका a का वर्ग है, तो उसके मान का भी वर्ग हो जाएगा, और 5b का वर्ग यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो ये 5 2 बार है तो 1 कट जाएगा, 1 5 बचेगा, c स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा। अब समीकरण नंबर 2 का भी यही कहना हो गया कि b स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। अब समीकरण नंबर 2 में जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, इसलिए मैंने लिख लिया b जो है 5 से विभाज्य है। अब समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट होता है कि a और b 5 से दोनों विभाज्य हैं। तो a और b 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत होती है कि कर्ण 5 क्या एक परिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया कौन, 5, यानी कि हमारा मान्यता कि ये सौभाज्य है, सौभाज्य नहीं है। तो हमारी मान्यता क्या होती है, गलत हो जाती है। इसलिए कर्ण 5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय ना होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग इसको सिद्ध कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। परीक्षा में क्या किया जाता है, परीक्षा में अब पूरी की पूरी भाषा शुरुआत से ऐसे ही आप लिखेंगे। बस इसमें क्या करेंगे, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा है, कड़ी में 5 है तो इसको 5 को 2 बना दिया, कड़ी में 2, कड़ी में 3 कर दिया है, कड़ी में 7 कर दिया है। तो सारी चीजें यही रहेंगी, बस 5 के जहाँ पे जो नंबर है वो बदलते जाएंगे, और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो वो बदल जाएगा। सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी, सभी भाषाएं ऐसी रहेंगी। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर हम लोग आएंगे सवाल नंबर 2 पे, और सवाल नंबर 2 जो है उसमें जो है इसका आधा भाषा लिखना है, वो भी ऐसे ही है लेकिन भाषा उसका क्या करना है, आधा लिखना है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 रहेगा। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए देखेंगे, यही हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी इसके पहले हम लोग केवल कर्ण में 5 को सिद्ध किए थे कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कर्ण में 5 के साथ 2 का गुणा है और उसके बाद से 3 का जोड़ है, यानी कि संक्रियाओं को साथ में अगर ले लिया जाए कर्ण वाले राशि के साथ
तब हमें ये सिद्ध करके बताना है कि एक करड़ी में 5 जो है इसके साथ जो भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। पूरी को बताना है, यानी कि पूरी की पूरी राशि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है हमारे लिए सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। पहले वाले क्वेश्चन का ठीक आधा भाषा ही लिखना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो वही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोग किए थे कि जो भी राशि है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो यही हमारी मान्यता रहेगी। क्या मान्यता है कि ये पूरी राशि क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको पिछले प्रश्न में हम बताए थे कि जब कोई परिमेय संख्या होता है तब उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, यानी कि a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो a बटा b के बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन 2 करड़ी में 5। आपको पता है जहां b जो है नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी कि b जो है 0 के बराबर नहीं होता है। और a और b जो है, a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। तो ये अब तक का जो प्रोसेस है वो पिछले प्रश्न के ही जैसा है। पिछले प्रश्न में हम लोग भी यही काम किए थे कि ये पूरी राशि को परिमेय संख्या मान लेंगे और उसे a बटा b के रूप में लिख देंगे और बता देंगे कि b नॉट इक्वल टू 0, a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो इतना काम कर लिए। इस क्वेश्चन में जो बातें अभी हम बताने जा रहे हैं उस बात को जो लड़का पकड़ लिया और समझ लिया तो वो पूरा प्रश्न जो है कर लेगा, बिल्कुल आसानी से कर लेगा। तो ध्यान से सुनने का प्रयास करो कि इसको जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद से यहाँ पे जो भी राशि है और उसमें जो करड़ी वाली राशि है तो सिर्फ उसी को बचाते हैं, यानी कि इस पक्ष में सिर्फ करड़ी वाली राशि को बचाएंगे और बाकी जितने राशियां हैं इसके साथ उन सबका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करके उस पक्ष में हम लोग भेज देंगे, यानी कि ट्रांसपोजिशन इनका हम कर लेंगे। तो वही काम हम करेंगे और सभी के साथ करेंगे। जब भी हम यहाँ पे इसको सिद्ध करने जाएं तो ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का पक्षांतर करेंगे। तो 3 का पक्षांतर करने के लिए यहाँ पे ये धन है तो इधर का माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a बटे b और माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा आपका 2 करड़ी में 5। बात आप समझ पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स जानते होंगे, इसको समझ पा रहे होंगे कैसे इसका पक्षांतर हुआ है। अब यहाँ पे इसके साथ घटाना ले लेंगे तो a माइनस 3b बटे क्या हो जाएगा b, क्योंकि b का 3 में गुणा और a में से घटा लेंगे तो a में से 3 b का 3 में गुणा करके a में से घटा लिया बटा b हो गया और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 5। अब यहाँ 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा a माइनस क्या हो जाएगा a माइनस 3b और पूरे का बटा हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा करड़ी में 5। तो जो बात हम आपको बता रहे थे कि एक पक्ष में केवल करड़ी वाले राशि को बचाएंगे और सबको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पक्षांतर कर चुके हैं और पक्षांतर के बाद आपको पता है कि a b 2 3 ये जितनी राशि हैं सबके सब पूर्णांक है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा राशि क्या होगा, पूर्णांक होगा। इस बात को हम लिख लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a कामा b कामा 2 व 3 पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है। तब जब ये पूर्णांक है a b 2 3 जब पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। तो ये लिखेंगे तब a माइनस 3b बटे 2b पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा। अब बात को यहां पे समझ पा रहे होंगे, जब ये सारी के सारे पूर्णांक है तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे इसलिए करड़ी में 5 भी एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक इसको हम लिखेंगे पूर्णांक है, ये क्या है, ये पूर्णांक है। तब ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे जब ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है तो आप देख पा रहे होंगे जब ये पूर्णांक है तो इसका मतलब बराबर है किसके, करड़ी में 5 के। तो करड़ी में 5 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे इसलिए करड़ी में 5 भी
एक पूर्णांक होगा। तो यहां पर जैसे ही हम कहेंगे कर्णिम 5 भी एक पूर्णांक होगा, तो वैसे ही हमें पता चलेगा कि यानी कर्णिम 5 तो पूर्णांक है नहीं, कर्णिम 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी हम लोग पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसको सिद्ध किए हैं, तो यहां पे लिख देंगे लेकिन कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि कर्णिम 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्णिम 5 क्या है? पूर्णांक होगा, तो यहाँ पे पूर्णांक नहीं हुआ, लेकिन कर्णिम 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे ही कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे अतः 3 धन 2 कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, यानी कि हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं कि 3 धन 2 कर्णी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये देख रहे हो इतना छोटा ही हो गया, उससे आधे यानी कि जितना उसका हुआ था क्वेश्चन, उसका आधा में ही हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 अंक का आता है, कभी कभी 4 अंक में भी इसको पूछ लेता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के बाद ही हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो इसको एक बार संक्षिप्त में हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। 2 स्टेप तो हमारा वही है, पुराने वाला स्टेप है, जो भी राशि है उसको मान लेंगे परिमेय संख्या और उसे a बटा b के रूप में लिख लेंगे। b नॉट इक्वल टू 0, a और b को सहभाज्य मान लेंगे। यहाँ पर हमने बताया कि इसमें नया यही करना है कि कर्णी वाले राशि को बचाना है और सबको क्या कर लेना है? पक्षांतर कर लेना है। जैसे ही पक्षांतर कर लेंगे और एक पक्ष में केवल कर्णी वाली राशि बचेगी तो उसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और उसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है जो भी राशियाँ वो सब क्या है? पूर्णांक है। उसमें जो भी संक्रियाएं हैं तो वो सबके क्या है? पूर्णांक है। जब ये सब के सब पूर्णांक है तो इसका मतलब पूरी की पूरी राशि क्या होगी? पूर्णांक होगी। और जब ये पूरा पूर्णांक है तो ये पूरा बराबर है कर्णिम 5 के, तो कर्णिम 5 भी एक पूर्णांक होगा, लेकिन कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे ही कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय की संख्या के साथ गुणा जिसका हो, जोड़ हो, घटाना हो, भाग हो, वो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। तो अपरिमेय संख्या के साथ जो भी संक्रिया हो उसका परिणाम ही क्या होता है? अपरिमेय होता है। इस नियम से हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट होता है। नंबर 2 पे आएंगे, नंबर 2 हमारा नंबर 3 पे आएंगे। नंबर 3 भी जो है सेम टू सेम यही भाषा लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ यही भाषा जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करना है। कुछ बच्चे तो इसको समझ के जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ही कर लेते हैं। तो नंबर 3 के लिए जो है हम लिखने जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न नंबर रहेगा 3, यहाँ पे लिखा है 2, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर ये है 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें पढ़ना है। तो आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, यानी कि इस 3 यानी कि तीसरे वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को हमें सिद्ध करके बताना है कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप थोड़ा सा देखें, जैसे मैं बता रहा था इसके पिछला वाला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम जैसे वो लगा है सेम टू सेम वही क्रिया यहाँ पे करनी है। यहाँ पे कड़ी वाली राशि है और पक्षांतर करके हम क्या करेंगे? सभी कड़ी वाली राशि को एक पक्ष में कर और जो भी बचेंगी उसको क्या करेंगे? दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर लेंगे। वैसा ही काम करना है। तो देखेंगे आप लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग हल करेंगे फर्स्ट, यानी कि 1/√2। तो इसको मानना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पे माना 1/कर्णी में 2 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि इसके विपरीत ले लेंगे, यानी कि 1/कर्णी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह हमारी मान्यता है।
जैसे कि सभी प्रश्नों में हम ऐसा करते हैं। और जैसे ये परिमेय संख्या होगी तब इसे जो है a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। कोष्टक में लिख देंगे जहां b नॉट इज इक्वल टू 0 कामा a और b क्या है, a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य क्या है, पूर्णांक है। अब बात को यहां पे समझ पा रहे होंगे। ये जो दो स्टेप है हमारा पिछले क्वेश्चन के ही जैसे है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे वही काम हम यहाँ पे किए हैं। तो अभी मैं पहले बता रहा था पिछले क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, करड़ी वाले राशि को बचाना है और सबको क्या करना है, पक्षांतर कर लेना है। तो पक्षांतर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे और जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा b बटे a बराबर हो जाएगा 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, करड़ी में 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करड़ी में 2 बच गया, यानी कि हमें व्युत्क्रम यानी कि पक्षांतर करने की भी जरूरत नहीं है, बस इसका हमने क्या किया, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम किया तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे a और b क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 है, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा समीकरण 1 में a व b पूर्णांक है। आपको पता है कि ये पूर्णांक है क्योंकि हम मान चुके हैं, हमारी मान्यता कि a और b क्या है, पूर्णांक है। तब जब ये पूर्णांक है तब क्या होगा, करड़ी में 2 भी, सॉरी अभी नहीं, जब ये पूर्णांक है तब b बटे a भी एक पूर्णांक होगा। तब b बटे a भी क्या एक पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक है तो इसका मतलब यानी कि इनका जो भागफल है वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो लेकिन लिखेंगे इसलिए कड़ी में दो भी एक पूर्णांक होगा। क्यों, क्योंकि जब हम ये पा चुके हैं कि b बटे a, जब हमने ये देखा कि b बटे a ये जो है पूर्णांक है तो यानी कि बराबर किसके, करड़ी में 2 के, तो इसका मतलब करड़ी में 2 भी एक पूर्णांक होगा। लेकिन करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप बात को समझ पा रहे होंगे। करड़ी में 2 क्या है, एक पूर्णांक होगा, जैसे कि ये पूर्णांक है तो करड़ी में 2 पूर्णांक होगा, लेकिन करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो जैसे ही करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या लेंगे वैसे ही अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का भाग हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, वो सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः 1 बटा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं आप कितना छोटा ये क्वेश्चन हो गया। तो जैसे हम इसको किए वैसे इसको भी करेंगे। यहाँ पे भाषा आप समझ चुके हैं, कैसे भाषा हमें लिखना है आपको समझ में आ गया है। तो आप ऐसे ही काम करेंगे। आपको हम यहाँ पे हिंट कर दे रहे हैं, जैसे हिंट कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए और थर्ड क्वेश्चन के लिए, वो क्रिया आप अपनाएंगे, उस पद्धति को अपनाएंगे तो आप इजीली जो है उसको प्रूव कर लेंगे। तो जैसे कि दिया है आपका 7 करड़ी में 5, तो आप इसे a बटा b के रूप में लेंगे, a बटा b बराबर 7 करड़ी में 5। ये स्थिति आएगी ना, यहाँ पे ऐसे ये स्थिति आएगी, a बटा b के रूप में लिखेंगे। तो आपको हम बता चुके हैं केवल करड़ी वाले राशि को बचाना है, पक्षांतर कर देंगे तो a बटा b यानी कि 7b बराबर हो जाएगा करड़ी में 5। तो समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। तो जैसे ही समीकरण नंबर 1 बन गया तो आप लिखोगे a b व 7 ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो ये पूरा पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक होगा तो करड़ी में 5 भी एक पूर्णांक होगा। जब करड़ी में 5 पूर्णांक होगा, लेकिन क्या है, करड़ी में 5 पूर्णांक न होकर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब यानी कि 7 करड़ी में 5 का जो गुणा है वो भी क्या होगा, इनका गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होगा। बस सिद्ध हो गया। तीसरे के लिए क्या करेंगे, तीसरे में जो दिया है 6 धन करड़ी में 2, 6 धन करड़ी में 2 को आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हम लोग सॉल्व किए थे सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि ये क्या है, ये जो है आपका a बटा b के रूप में जब आप इसको लिखेंगे तो 6 धन करड़ी में 2 ऐसे आएगा। और हम आपको बता चुके हैं कि
कर्डिम 2 को बचाएंगे, कर्डी वाली राशि बचाना और सबको क्या करना, पक्षांतर। तो यहाँ पे जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा a/b -6 बराबर हो जाएगा कर्डी में 2। हो गया। इसका थोड़ा सा संक्रिया यहाँ पे इसको कर लेंगे, a - 6b/b हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लॉसा लेके जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका रूप ऐसे बन जाएगा। तो इसे हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 मिल गया। और टोटल भाषा आप ऐसे ही लिखेंगे, a b व 6 क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होंगे, और जब ये पूर्णांक होंगे तो कर्डिम 2 भी पूर्णांक होगा। लेकिन कर्डिम 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे अपरिमेय संख्या है तो वैसे ही क्या हो जाएगा, 6 धन 2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यही भाषा आपको लिखना है। तो उम्मीद करता है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप जो है खुद अपने प्रयास से कर लेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ है, अगर आप इस बात को समझ पाए हो, जितना आसानी से हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्लास में सभी टीचर जो है इसको लिखवा देते हैं, थ्योरिकल कहते हैं बुक से लिख लो। बहुत ऐसे बच्चे आते हैं ऑफलाइन में बताते हैं कि सर हमारे टीचर बोले हैं कि इसको जो है बुक से लिख लो। तो बुक से जब आप इसको लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं अपने तरफ से प्रयास किया हूँ, आपको समझाने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगे तो और इसको आगे बढ़ाइए और बच्चों का इसका लाभ हो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये फ्री एंड कास्ट जो है बिना पेड क्लास का आपको दिया जा रहा है। तो कुछ तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, सब्सक्राइबर को बढ़वाइए, व्यू बढ़ाइए। तो ठीक है, और मज़े से अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई को कीजिए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, कुछ करने का प्रयास कीजिए।